साथियों नमस्कार। मैं हूं सौरभ सोमवंशी और आप मठाधीश.com पर मुझसे जुड़ चुके हैं। मेरी निगाहों में तुम किन गुनाहों के निशा खोजते हो? अरे मैं इतना भी बुरा नहीं जितना तुम सोचते हो। साथियों, ये पंक्तियां राजा मांडा और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की हैं, जब उन्होंने इस देश के पिछड़ा वर्ग की 52% की आबादी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान अपनी सरकार के दौरान किया। इसके अलावा उनके द्वारा तमाम सारे समाज सुधार के काम किए गए और इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ धीरेश सिंह, जो एक अधिवक्ता हैं, वह बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। और आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें, धीरेश सिंह जी सन 1987 में जब प्रधानमंत्री रहे, बाद में प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जन मोर्चा का गठन किया था। उस समय आप उनकी पार्टी से, उनके आंदोलन से जुड़े रहे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मठाधीश.com पर। जी धन्यवाद। सर, आज की डेट में जब हम आप बैठ करके बातचीत कर रहे हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बड़े मजबूत हैं, लेकिन उतने मजबूत नहीं हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो उतने मजबूत नहीं है जितने मजबूत उस समय के प्रधानमंत्री जो 1984 में इंदिरा जी के निधन के बाद उनके पुत्र थे, प्रधानमंत्री बने, जिसको 50% से अधिक मत प्राप्त हुए थे लोकसभा में, और वे प्रधानमंत्री बने। आज की डेट में नरेंद्र मोदी के सामने बोलने की हिम्मत निश्चित रूप से किसी नेता की नहीं है, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उस सरकार को अलविदा कहा और बाद में उन्होंने आंदोलन छेड़ा उस प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बहुत मजबूत हुआ करता था। कहा जाता है कि उतना बड़ा बहुमत ना तो उनके नाना पंडित नेहरू को कभी मिला, ना तो भविष्य में किसी को मिलने की संभावना है। तो आप लोगों ने उस चीज को बड़े नजदीकी से देखा था, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों को हमारे, तो जानकारी अच्छी मिलेगी। देखिए, एक चीज है, विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश के जब वित्त मंत्री बने, राजीव गांधी को अपार बहुमत मिला हुआ था, लेकिन बीपी सिंह जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनकी कोई लॉबिंग नहीं थी और उनको वित्त मंत्री बनाया गया था उनकी योग्यता के ऊपर। और राजीव गांधी ने उनको साफ कहा था कि इस देश में फाइनेंस के मैटर पे बड़ी धांधली चल रही है, इसको आपको सुधार करना है। और बीपी सिंह जी ने फर्स्ट डे ही कहा था कि राजीव जी, हम आपके मंत्री हैं तो हम मंत्री के रूप में रहेंगे, यदि कोई आपसे शिकायत मेरी करे तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। और इस बिनाए पे वो चले और उसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने ब्लैक मनी, जो हिंदुस्तान का उसके पहले से था, बहुत सारा पैसा बाहर जमा था। दूसरी चीज, यहाँ दलाली बहुत रक्षा सौदों में चल रही थी, उस पर उन्होंने बाज करना शुरू किया और उसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे लोग, एक लॉबिस्ट दिल्ली में तैयार हुई जिसमें तमाम रक्षा सौदे के दलाल थे या फाइनेंस के जितने दलाल थे, उनकी दुकानें बंद हो गई और वो सब मिल करके राजीव गांधी के कान भरना शुरू कर दिया कि यदि वीपी सिंह अधिक समय तक वित्त विभाग में रहे आए तो हम लोगों का निर्वहन करना मुश्किल हो जाएगा। और जैसा होता है हमेशा, प्रधानमंत्री ये जो भी बड़े, उनको लॉबिंग के अंदर घिरे रहते। राजीव गांधी निश्चित तौर पे घिरे थे। उस समय बहुत सारे बाहर के लोग आ गए थे दिल्ली में, अदनान खगोशी, चंद्रा स्वामी और आपके कोत्राची, ये तमाम सारे दलाल थे जो हर चीज में इंटरफेयर करते थे। वीपी सिंह जी इन पे रोक लगाए और उसका परिणाम था कि राजीव गांधी ने उनको फाइनेंस विभाग से डिफेंस रक्षा विभाग में पहुंचा दिया। और ये कह के पहुंचाया, वो मुझे याद है, वो जनवरी का महीना था कि पाकिस्तान की आर्मी सीमा में आ गई है, चीन की आर्मी सीमा पे आ गई है, तो हमको एक पूर्णकालिक रक्षा मंत्री चाहिए। जो बीपी सिंह चूंकि सबसे योग्यतम माने जाते थे, वरिष्ठ तो उनसे और थे लेकिन योग्यतम मंत्री माने जाते थे, इसलिए कहा गया कि आपको रक्षा विभाग दिया जा रहा। लेकिन ये वास्तविकता ये थी कि उनको वित्त विभाग से हटाने का एक प्रयास था
और उसमें वो सब जो उस जमाने के लाभिस्ट थे वो सफल हुए। रक्षा विभाग में जाने के बाद इतनी धांधली वहां देखने को मिली कि जो बोफोर्स का, पहले तो जर्मन पनडुब्बी का मामला था, उसमें दलाली खाई गई। फिर बोफोर्स का जब मामला आया तो इसमें 64 करोड़ रुपए की 64 करोड़ रुपए का रिश्वत का मामला था। और ये कभी नहीं कहा गया कि बोफोर्स की तोप की क्वालिटी सही नहीं है। कहा यह गया था कि स्वीडन की तोप से जर्मन की तोप अधिक बेहतर है। और क्योंकि स्वीडन के लोगों के रक्षा जो विशेषज्ञ लोग थे, जो बेचने वाले लोग थे, उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान के दलालों के माध्यम से सौदा तय किया और बोफोर्स तोप खरीदी गई। इसकी जब जांच इंक्वायरी बैठाया वीपी सिंह जी ने, इसको प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत अपने उस पे लिया और उनको मंत्रिमंडल से बाहर तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस में उस समय के तिवारी, कल्पनाथ राय, सीताराम केसरी, रत्नाकर पांडे, और हद तो तब हो गई जब दिनेश सिंह जैसे लोग संसद में आकर के उनको देशद्रोही, समाज विरोधी, कांग्रेस विरोधी जो ना थे उस जमाने में, और अपशब्दों का जो अभी भाजपा के लोग वीपी सिंह के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करते थे, उस समय कांग्रेस में के तिवारी, कल्पनाथ राय, रत्नाकर पांडे करते थे। उससे कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची और उन्होंने तय किया कि हमको इस मंत्रिमंडल में नहीं रहना, और वीपी सिंह जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद वो तो इलाहाबाद वापस आने के लिए तैयार थे, लेकिन उस जमाने के तमाम सारे विपक्ष के लोग अपनी अपनी पगड़ी उतार करके उनके चरणों में रखा। और सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहता कि वीपी सिंह जी का प्रयागराज से टिकट भी कंफर्म हो गया था इलाहाबाद के लिए, लेकिन जसवंत सिंह जी आए और उन्होंने उस टिकट को फाड़ दिया। बाद में मधुदंडवते, सुरेंद्र मोहन और इवन फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, उनको समझाया कि नहीं लड़ना। और इसके बाद वीपी सिंह जी ने जो भारतीय राजनीति में एक लकीर खींच दिया, जो मील का पत्थर है, तमाम सारे विपक्ष को इकट्ठा करके और उस हुकूमत के खिलाफ, जो जैसा आपने शुरू में परिचय दिया कि 400 से ऊपर जिस सरकार के पास बहुमत था, उसको हिला दिया। लेकिन उन्होंने कभी तिकड़म तिजोरी की राजनीति नहीं किया। उनका जन संघर्ष पे विश्वास था, जन आंदोलन पे विश्वास था, और जन मोर्चा के माध्यम से उन्होंने उस जमाने में अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान, विद्याचरण शुक्ल, रामधन जैसे लोगों को लेकर के और पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत में उन्होंने जन आंदोलन छेड़ा, जिससे एक वातावरण बना। और वातावरण बना तो पूरा प्रतिपक्ष उनको हाथों हाथ लिया और अंततः 89 के चुनाव हुआ, जिसमें आप सब जानते हैं कि जनता दल को 143 सीटें, भाजपा को 84 या 86 सीट और लगभग 55 या 56 सीटें वामपंथ के लोगों को मिली थी, और जिससे ये बहुमत बना। लेकिन वहाँ एक नासूर बीजेपी, जो एक ऐसा दल शामिल हुआ था जो पूंजीपतियों का सबसे बड़ा दलाल था। जिस पूंजीपति या पूंजीवाद के खिलाफ लड़के वीपी सिंह सरकार में आए थे, वहां भाजपा पूंजीपतियों के दलाल के तौर पे बैठी थी, और उसने 11 महीने के अंदर एक आपात बैठक दिल्ली में होती है कि वीपी सिंह जी से कैसे निपटा जाए, और अंबानी उसके सरदार थे। अब वो उसमें चंद्रा स्वामी, अदनान खगोसी, पत्राची, तमाम सारे लोग शामिल थे। कांग्रेस भाजपा सबके लोग शामिल हो गए दलाल। और वहीं पे तय हुआ कि राम मंदिर का आंदोलन छेड़ा जाए। राम मंदिर की बात की जाएगी तो या तो जैसा सुप्रीम कोर्ट कहेगा, या कि आपस में बैठ के तय करें। कोई भी सरकार, जो बाद में हुआ सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ, यही तो वीपी सिंह जी भी कह रहे थे। लेकिन भाजपा का तो एकमात्र था कि किसी तरह से वीपी सिंह की सरकार को गिराया जाए। वो पूंजीपतियों का खेल था, और भाजपा ने इस देश में जो नंगा नाचा उसके बाद, वो तो तमाम सारा इतिहास में दर्ज है। और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो इस देश में नफरत का बीज बोया, समाज को बांटने का काम किया, वो आज पौधा हो गया है। और उसी पौध के फल फूल अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे तमाम सारे लोग हैं। जी सर, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बार बार ये कहा जाता है कि 52% पिछड़ा वर्ग को उन्होंने 27% का आरक्षण दिया, उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया, समाज के एक वर्ग को उसका लाभ मिला।
लेकिन इस बात के क्या कारण हैं कि जिस वर्ग को उनके द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का लाभ मिला, वो लोग जो कभी फ्रंट पर नहीं आ सकते थे, कभी बड़े पदों पर नहीं पहुंच सकते थे, वो लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंचने लगे। और बीपी सिंह जी का एक स्टेटमेंट कभी कभी कहा जाता है कि जब पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरियों में चयनित होते थे, वो उनके पास जब मिठाई लेकर जाते थे तो वो कहते थे कि जब मैं उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था तो सचिवालय से लेकर तमाम सारे विभागों में पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों को देखने के लिए मैं तरस गया था। लेकिन वह पिछड़ा वर्ग जो अंबेडकर की तो बात करता है, लोहिया की बात करता है, जेपी की बात करता है, चंद्रशेखर की बात करता है, सबकी वो बात करता है, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बात क्यों नहीं होती है, खास तौर से उत्तरी भारत में? असल में इसके पीछे एक चीज पहले तो बीपी सिंह को समझना पड़ेगा। बीपी सिंह जी मंडल के अकस्मात समर्थक नहीं थे, वो बाई बर्थ राजा के यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन उनकी सोच हमेशा गरीबों के पक्ष में रही है और वो स्वावलंबन के सबसे बड़े पक्षधर थे। और उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर हुए, इसके पहले एक बड़ा वाकया है कि जब वो विधायक थे सोराव विधानसभा क्षेत्र से, तो वहाँ प्रयागराज के सोराव विधानसभा क्षेत्र से, सोराव विधानसभा से, तो उनके क्षेत्र के बगल में रामपूजन पटेल जी विधायक थे। उनके क्षेत्र में नहर को काट दिया गया था, लोगों ने सींच लिया, उसमें अधिकांश पटेल और आपके गडरिया पाल लोग थे, कुछ मुस्लिम किसान भी थे। उनको उस जमाने में उनके खिलाफ मुकदमा लगाया गया। तो वो गए रामपूजन जी के पास, तो रामपूजन जी ने कहा कि ये हमारे बस का काम नहीं है, आप चले जाइए बीपी सिंह के पास। जबकि बीपी सिंह विधायक नहीं थे, रामपूजन जी थे। और वो पूरा लखनऊ में लोग गए और बीपी सिंह जी के पास पहुंचे। बीपी सिंह जी ने उनको बैठाया, चना और रेवड़ी जो एक मिनिमम हो सकता था सबको खिलाया। फिर मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्त के पास गए और उनसे उन्होंने निवेदन किया। ये भी एक बड़ा बढ़िया उदाहरण है कि चंद्रभान गुप्त ने कहा कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन उन लोगों के सामने करेंगे। और गए, वो तमाम लोग बैठे थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये विधायक जी लिख कर दें, हम माफ करेंगे। बीपी सिंह जी ने लिख के दिया कि मैं चाहता हूं कि इनके जो ऊपर लाता है, इनको जो पनिश्ड किया जा रहा है, पेनाल्टी लगाई जा रही है, उसको माफ किया जाए। और चंद्रभान जी ने वहीं पे माफ कर दिया। कहने का मतलब कि वो शुरू से गरीबों के पक्षधर थे। वो अपने घर में मेहतर के यहाँ प्रसाद लेने चले गए थे। आप समझ सकते हैं उस दौर में कितना कंजर्वेटिव समाज था। तो उनकी तो शुरू से कहानी थी। और वो जब पावर सत्ता में आए, बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो मंडल कमीशन के लिए उन्होंने शुरू में 3 कमेटियां बनाई। एक दिनेश गोस्वामी के नेतृत्व में उन्होंने चुना, ये जो जिसके लिए अन्ना हजारे बाद में लड़े, लोकपाल के लिए, लोकपाल के लिए पहली कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी उस समय कानून मंत्री थे, जो बाद में एक्सीडेंट में खत्म हुए। दूसरी कमेटी उन्होंने बनाया आपका, जिसमें ये क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार, जो गुजराल साहब के नेतृत्व में बनाई गई थी। और तीसरी कमेटी उन्होंने मधु दंडवते के नेतृत्व में बनाया मंडल कमीशन के बारे में कि ये कमेटी अध्ययन करें, रिपोर्ट दें और 6 महीने के अंदर इन कामों को करना। दुर्भाग्य था कि दिनेश गोस्वामी जी खत्म हो गए, बाद में वो अधर में लटक गया। और गुजराल साहब ने जो अपनी रिपोर्ट दी, बाद में जब गुजराल साहब ही पीएम बने, तब उन्होंने सूचना के अधिकार को मंजूरी दिया। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बीपी सिंह जी ने मधु दंडवते के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, रिकमेंड किया। उसमें तमाम सारे समाजवादी लोग लगे थे। और ताजुब आपको जानकारी, मधुलिमय जो उस समय संसद में नहीं थी, वो भी पैरवी कर रहे थे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। शरद यादव, रामविलास पासवान, सारे लोग लगे ही थे। और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जनता दल राष्ट्रीय मोर्चे के मैनिफेस्टो में भी था, भाजपा के मैनिफेस्टो में भी था, वामपंथियों के भी मैनिफेस्टो में था कि हम सरकार में आएंगे तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। और बीपी सिंह जी ने जैसे ही लागू किया, वैसे भाजपा को एक मौका मिला कि अब इस सरकार को गिराना, नहीं तो
मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद 11 महीने के अंदर राम भीगने लगे थे। कल्पना करिए, इस 89 के चुनाव तक कहीं राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं, बाबरी मस्जिद कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन एक अच्छी ईमानदार चरित्रवान सरकार जो चल रही थी, अपने गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए जो काम करने जा रही थी, उसको गिराने का कुचक बीजेपी ने किया। और बात का जो कुछ हुआ तो आप सब लोग, पूरा देश जानता है। सर, एक प्रश्न हमारा ये था कि दलितों को आरक्षण देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के मसीहा हैं, भारत रत्न हैं, जिसको अंबेडकर को भारत रत्न बीपी सिंह जी की ही सरकार में दिया गया था। और यह भी कहा जाता है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की बात पता चली पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया था और डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा भी उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में लगवाई थी। इसके अलावा उन्होंने नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान किया अपनी सरकार के दौरान। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, ये लोग समाज के मसीहा कहे जाते हैं। इनका जब कहीं पर जिक्र आता है तो लोग बड़े मजबूती के साथ इनको प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इस देश के 52% आबादी को 27% का आरक्षण देने वाला एक व्यक्ति, जो एक समय में राजा था, राजा मांडा के नाम से जाने जाते थे, वो राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है नाम के नारे लगते थे उनके लिए, वो राजा नहीं रंक है कैसे बन गया? असल में इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बीपी सिंह जी पैदा तो हुए थे राजपूत परिवार में, राजा के यहाँ, और काम उन्होंने किया गरीबों, ओबीसी, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए किया। तो उस रिजर्वेशन के खिलाफ ब्राह्मणों के साथ ठाकुरों ने भी बढ़ चढ़ के, क्षत्रियों ने भी भाग लिया, और बीपी सिंह को तमाम सारे अब सब तो मुझे याद है, सब गाली देते थे। तो पिछड़ों, दलितों में जो भावना होनी चाहिए, कहीं न कहीं बीपी सिंह की जाति को लेकर के उनके मन में वो लगाव नहीं है जिस प्रकार से अंबेडकर या दूसरे लोगों के प्रति। जहां तक उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पिछड़े दलितों के लिए सौरभ जी जो उन्होंने किया, वो एक कोई दूसरा शायद न कर पाता। मैं ये नहीं कहता कि कोई, लेकिन उस दौर पे, जिस दौर पे वो आए थे, एक लंगड़ी सरकार चला रहे थे, ये हिम्मत की बात होती है और उन्होंने वो हिम्मत का काम किया। अब रही बात पिछड़े क्यों नहीं करते, यदि इतनी पिछड़ों में चेतना होती, दलितों में चेतना होती, तो सौरभ जी ये तो बहुत पहले आगे आ जाते। क्योंकि इतनी इनकी संख्या थी, ये तो हमेशा दबे कुचले रहे, ये दूसरों के उसमें रहे आए। आपको मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ। उस दौर में हमारे नेता थे जगदीश चंद्र जोशी, हमको लेके सतना जा रहे थे। बीच में आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था, रीवा सतना के बीच में हम लोगों को रोक दिया गया। जोशी जी गए, एक बारी था वहाँ, बारी जात समझते हैं, ओबीसी में आता है। उससे पूछा तुम क्यों यहाँ खड़े हो? बोला हम विरोध कर रहे हैं रिजर्वेशन का। तो उन्होंने कहा तुम किस जाति के? बोले हम तो बारी हैं। तो कहा बारी तो ओबीसी में आती है, तुम क्यों विरोध कर? तो उसने कहा कि ये सब लोग देख करके हम विरोध कर रहे हैं। मतलब उसको ये भी नहीं मालूम था। कुल मिला के जो कहना चाहता हूँ, चेतना उनके अंदर उस समय नहीं थी, समझ नहीं थी। जो समझ होती तो क्या ये 4%, 3% के लोग उनके ऊपर राज कर पाते? कभी संभव नहीं था। तो इसलिए बीपी सिंह जी ने अपने जमाने में कहा था कि जब आप किसी गरीब, पिछड़े, दलित के साथ खड़े होंगे तो उस अपमान का छींटा कुछ न कुछ तो पैरवी कर्ता को भी लगेगा, और उन्होंने उसको झेला। इस देश में किसी राजनेता को सबसे ज्यादा गाली, अपमानित करने का कोई काम सवर्णों ने किया है तो बीपी सिंह को किया है। आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे राजपूत घराने के लोग ये भूल गए थे कि बीपी सिंह भी तो राजपूत है। उनको माँ, बहन इत्यादि इत्यादि गाली खुले चौराहों पे की जाती थी। इसका कहीं न कहीं पिछड़ों में जाति को लेकर के, हालांकि ये उनकी, मैं इसको सही नहीं मानता,
लेकिन दूसरा कारण एक था कि मुलायम सिंह ने उस समय, बड़ा ताजुब लगेगा आपको, कि जिन पिछड़ों की लड़ाई वीपी सिंह लड़ रहे थे और मुलायम सिंह भाजपा के साथ थे, खुलेआम कह रहा हूं, मुलायम सिंह ने संसद में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग किया वीपी सिंह की सरकार को गिराने के लिए चंद्रशेखर जी से मिलकर के। और तब मधुली मई ने उस समय माया में लिखा था कि मैं रो रहा था, चीरहरण देख रहा था संसद के दर्शक दीर्घा से, कि एक ही मुद्दे, बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए वीपी सिंह भी लगे हुए हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए वीपी सिंह लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह भी यही चाहते हैं, लेकिन उस सरकार को गिराने के लिए भाजपा के साथ है। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब 90-91 में विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह को विधानसभा में कुल 34 सीटें मिली और 4 लोकसभा की सीट मिली, और जनता दल को 21 सीटें मिली लोकसभा की और विधानसभा में 95 सीट मिली। और तो और मुलायम सिंह जी ने जनता दल को हरवाने के लिए उस समय शायद 45 लोकसभा सीटों पे जनता दल 20,000 से लेके 1,000 वोट से हारा था, वरना यदि मुलायम सिंह कैंडिडेट न खड़ा करते, पैरेलल जिस जाति का जनता दल खड़ा किया था वही मुलायम सिंह ने खड़ा कर दिया, उसके कारण जनता दल की हार हुई। और बिहार में नहीं हुआ तो बिहार में 54 सीटों में 49 सीटें जनता दल को मिली या उसके एलाई पार्टनर को। तो ऐसा नहीं है कि पिछड़ों में चेतना नहीं आई, जागृति नहीं आई, हाँ उस गति से नहीं आई जितना आनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और भीमराव अंबेडकर को उन्होंने भारत रत्न दिया, नेल्सन मंडेला को दिया, संसद के पार्लियामेंट में स्थान दिया। भाजपा तो हर चीज, हर भाजपा मतलब जो भी उस समय अच्छे काम हो रहे थे गरीबों से जुड़ा तो भाजपा विरोध कर रही थी। उसका मात्र कारण था कि भाजपा वहां रिप्रेजेंट कर रही थी पूंजीपतियों को। और बाद में प्रमोद महाजन के माध्यम से जो खेल हुआ, ब्लैकमेलिंग हुई, जिसके कारण राम मंदिर का मुद्दा उठा, फिर सरकार से विथड्रा किया गया सपोर्ट, और उसके बाद तो फिर जो स्थिति बनी ये हो रहा एक पक्ष। इन्हीं लोगों ने फिर प्रचारित किया कि वीपी सिंह सत्ता के भूखे हैं, और इन्हीं को जवाब देने के लिए 1996 में वीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5-5 मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय दलों के लोग उनको ढूंढते रह गए, और वीपी सिंह जी ने प्रधानमंत्री बनना नहीं स्वीकार किया। ये कौन कर सकता? यहाँ तो 1 घंटे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम लेते हैं, इस देश में बड़ा भारी नाम दिया जाता है। वो 13 दिन के लिए बन गए थे प्रधानमंत्री, 174 कुल उनके पास संख्या थी, पार्लियामेंट में 174 से 175 नहीं हुए थे, 175 नहीं हुए थे, ये रिकॉर्ड है। 13 दिन के लिए बन गए। यदि मान लीजिए कि दोबारा उनको न मिलता तो पूर्व प्रधानमंत्री तो कहला लिए गए थे। तो एक तरफ वीपी सिंह का चरित्र है तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया, और एक तरफ आपके अटल बिहारी वाजपेयी का चरित्र है कि 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गए थे। ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन चूंकि हर जगह वर्चस्व किसी और का है तो अपनी कथा तो अपने बाँचेंगे। जी सर, एक चीज ये जो कहा जाता है कि चूंकि चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले थे, इसलिए बीपी सिंह ने आनंद फानन में मंडल कमेटी की सिफारिशों को निकाला और झाड़ पोंछ करके लागू कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें कहां तक सच्चाई है? ये सिर्फ र्यूमर अफवाह है। देवीलाल जी को उस समय उनके लड़के जो ओम प्रकाश चौटाला हैं, उनके माध्यम से चंद्रशेखर जी उकसा रहे थे। चंद्रशेखर जी को शुरू से ही प्रधानमंत्री वीपी सिंह न बनने पाए, इसके लिए उनका प्रयास था, इंटरनल पॉलिटिक्स थी। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का वीपी सिंह का स्वयं का फैसला था। देवीलाल जी के आंदोलन से उसका कोई मतलब नहीं था। देवीलाल जी तो कई बार उनको कहा कि आप राजदूत बनाइए, ग्रामीणों को बनाइए, राज्यपाल बनाइए। जब वीपी सिंह जी ने लिस्ट मांगा कि देवीलाल जी लिस्ट दे दीजिए, तो वो किसी अपने घर के सदस्य को कहने लगे कि राज्यपाल बना दीजिए, किसी को राजदूत बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि राजदूत तो कम से कम पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, गवर्नर पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, आप ये क्या कर रही हैं? तो वो उनके पीछे, देवीलाल जी चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे, मन के तो साफ थे, वो वीपी सिंह के प्रबल समर्थक थे। तो चंद्रशेखर जी चूंकि एक विद्वान राजनेता थे, बड़े नेता थे, उन्होंने उन्हीं देवीलाल के माध्यम से वीपी सिंह जी को डाउन करने का प्रयास किया। वो उनका
खेल था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट देवीलाल जी ये किसी दूसरों के दबाव से ये भाजपा का कुचक्र है। भाजपा ये प्रचारित करती रही कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देवीलाल जी के डर के मारे वीपी सिंह लागू किए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बाद में बहुत सारे लोगों ने किताब भी लिखा है, शरद यादव का बयान है, रामविलास जी का बयान था, देवीलाल जी का उसमें कोई नहीं था। देवीलाल जी से लड़ने के लिए वीपी सिंह स्वयं सक्षम थे, और वीपी सिंह जी तो उस जमाने में, देवीलाल जी तो उनके साथी थे। भाजपा और कांग्रेस को तो बराबर का टक्कर दिया। उत्तर भारत का इन 4 नए का रिजल्ट आप देख लीजिए। जिस दिन से वीपी सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से हटे, तो कांग्रेस का दफ्तर का ताला बंद है आपके उत्तर प्रदेश में। आप क्योंकि लखनऊ से हैं, समझ सकते हैं। एक भी हमको बता दीजिए 89 के बाद कभी भी भाजपा कांग्रेस दहाई के अंक में आ पाई हो। उसके पीछे भी एक कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीपी सिंह जब निकले थे कांग्रेस से, तो नरेंद्र मोहन जो एक बड़े पत्रकार थे दैनिक जागरण के, उन्होंने प्रयास किया था दोनों को बीच में समझौता कराने का, वीपी सिंह और राजीव गांधी के बीच में। लेकिन राजीव गांधी के यहाँ जो कोटरी थी वो नहीं चाहती थी कि समझौता होने पाए, और वीपी सिंह गए। देवीलाल वो राजीव गांधी से लड़ना नहीं चाहते थे, गए राजीव गांधी से मिलने, और जैसे ही वहां गए तो राजीव गांधी ने टेबल में मुक्का मारा और कहा कि कहो विश्वनाथ, बहुत उड़ रहे हो, तुम्हारी भी स्थिति 2 महीने बाद प्रणब के सरीखे हो जाएगी। और उनके मुंह से निकला कि वीपी सिंह ने कहा कि राजीव जी, मैं आपके मम्मी का कार्यकर्ता हूँ, इतना ध्यान रखना, यदि 2 महीने में रुक गया तो उत्तर प्रदेश से तो कांग्रेस विदा ही हो जाएगी। और सौरभ जी उसके बाद जब निकले, उसके बाद वीपी सिंह जी का और राजीव गांधी का आमना सामना राष्ट्रपति भवन में हुआ, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते थे, और राजीव जी ने ही कहा कि वेल डन विश्वनाथ, वेल डन, यू आर ग्रेट मैन। तो कहने का मतलब कि जब चैलेंज स्वीकार किया जाए, आज की राजनीति में कोई चैलेंज स्वीकार करने वाला नहीं। वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले थे, उन्होंने तो एक प्रकार से चैलेंज स्वीकार किया था कि हमको इस सत्ता को हटाना। सर यहाँ हम अपने दर्शकों को एक चीज बता देना चाहेंगे जानकारी के लिए कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए, तो उन्होंने अपने पहले ही नारे में कहा कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस मुक्त भारत वो नहीं कर पाए। लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह एक ऐसे शख्स थे जो जब उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और अपनी अलग पार्टी बनाई, जन मोर्चा बनाया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और केंद्र में कभी भी कांग्रेस की बहुमत की सरकार नहीं बनी। इसका क्रेडिट केवल और केवल विश्वनाथ प्रताप सिंह को जाता है। उस मंडल आयोग की सिफारिश को जो उन्होंने लागू किया उसको जाता है, और तमाम सैन्य राजनीतिक दल, चाहे लालू प्रसाद यादव का दल हो, चाहे मुलायम सिंह यादव का दल हो, या तमाम सारे और अलग अलग राजनीतिक दल जो आए, वो उसकी देन और सिर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं। ये हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी तो एक राजघराने से आते थे, सामंती प्रवृत्ति के रहे होंगे, तो उनको इस तरह की चीजें लागू कर, उनका कहाँ छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी जातियों में, पिछड़ा वर्ग में, दलित में, अंबेडकर में, उनका कहाँ से यहाँ पर रुझान आ गया? ये उनको कहाँ से ये सब ज्ञान मिल गया कि हमको ये करना चाहिए? जबकि राजा महाराजे तो महल से बाहर नहीं निकलते हैं, छोटे लोगों के बीच में बैठना नहीं चाहते हैं, ये कहाँ से आया उनके अंदर? सौरभ जी, वीपी सिंह वास्तव में भारतीय राजनीति के कबीर थे और वो लोगों को जोड़ना जानते थे। बड़ी नीच, मतलब बहुत ग्रास रूट पे उनकी नजरें रहा करती थी। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनको किसी ने सिखाया। वो एक ऐसे राजनेता थे जो सेल्फ मेड थे और जमीन से जुड़ के आए थे। राजा के घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, पैदा हुए, लेकिन उनका जो काम था वो आम जनता के लिए था। एक मैं आपको वाकया बताना, उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी और उस विद्यालय के दीवार को बनाने के लिए उन्होंने स्वयं ईंटा ढोया।
गांधी के बाद यदि कोई इस देश में प्रैक्टिकल काम किया है तो वीपी सिंह ने किया। पहले उन्होंने किया, फिर दूसरों को कहा, और उस विद्यालय में उन्होंने पढ़ाने का भी काम किया। फिजिक्स पढ़ाते थे वो आपके कुरान इंटर कॉलेज में, तो उनको पहले मास्टर जी कहा जाता पढ़ाने के कारण। सर आप गोपाल विद्यालय की बात कर रहे हैं क्या? गोपाल विद्यालय, वो उनकी स्थापना कराई हुई विद्यालय जी। उस विद्यालय की दीवार को भी बनाने में उन्होंने काम किया, ईंटा ढोया है, और उस विद्यालय में उन्होंने पढ़ाया भी है फिजिक्स। और दूसरी चीज, उन्होंने अपने गांव में रोड बनवाने के लिए स्वयं फावड़ा लेकर के और गैती लेकर के सिर पे मिट्टी ढो करके बनाया, रोड बनाने में लोगों के साथ सहभागिता निभाई है। तो वो तो देखिए, इन मामलों में बहुत राजा के घर जरूर पैदा हुए थे, कपड़े लत्ते में बढ़िया शेरवानी पहनते थे, टोपी लगाते थे, लेकिन उनका जो जीवन था वो बिल्कुल नवनीत के समान था। जैसे इतना वो मक्खन के सरीखे था, पिघलने का काम करते थे। गरीबों के यदि आंसू उन्होंने देख लिया, और अपने जीवन के अंतिम दम तक दिल्ली में आपने देखा, वो झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए लड़ते रहे, वो किसानों के लिए लड़ते रहे। उनके द्वारा इस देश में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया, जो बाद में सिंगूर में ममता बनर्जी लड़ी, यहाँ भट्टा परसौल में वो लड़े। तो वो तो देखिए, एक ये नहीं कहा जा सकता कि राजा के घर में पैदा होकर के उन्होंने छोटी जातियों का, गरीब जातियों की पीड़ा और वेदना को जितना वो समझने वाले व्यक्ति थे, उतना शायद उस समाज से आने वाला व्यक्ति भी नहीं समझ पाता। ये तो फैक्ट है। पर हाँ, प्रचार के ऊपर नहीं। तो एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि वीपी सिंह जी तो प्रधानमंत्री की हैसियत से उनका दिल्ली में दाह संस्कार होता, रिजर्व है आपके यहाँ, लेकिन उन्होंने अपने उसमें लिख दिया था कि मैं तो वहाँ मेरा दाह संस्कार होना चाहिए, संगम में, जहाँ मेरे पुरखे बंद हैं, और मुझे प्रधानमंत्री या एक्स प्रधानमंत्री वाला कोई लालसगन नहीं चाहिए। तो त्याग के प्रतिमूर्ति थे, ईमानदार थे, चरित्रवान थे। ऐसा व्यक्ति भारतीय राजनीति में अभी तो कोसों दूर नहीं। जहाँ तक आपने मोदी जी का जिक्र किया, नीति और नियत में बड़ा फर्क होता है। वीपी सिंह जी नीति जो थी, उनकी नियत बहुत साफ थी, इसलिए जब कोई नीति बनाते थे तो वो एक पारदर्शी होती थी, एक लॉन्ग टर्म से उसको काट नहीं पाते थे। और उसका प्रमाण है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने लागू किया, उनको गाली मिली, लेकिन आज के राजनीतिक दल, भाजपा जैसी चरमपंथी, कट्टरपंथी, सवर्णवादी पार्टी भी मंडल का गान कर रही है। ओबीसी, आज तो दिन रात ओबीसी की बात करते हैं। मंडल का गान कर रही है, लेकिन उसकी क्या मजबूरी है कि वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का नाम नहीं लेना चाहती है। प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू करने वाले पंडित अटल बिहारी का जिक्र करती है, SC/ST में तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान करने वाले नरेंद्र मोदी जी की बात होती है। वीपी सिंह जी का नाम लेने की क्या मजबूरी है, क्या डर है भारतीय जनता पार्टी को, जबकि वो सबको पिछड़ा का तो सबसे बड़ा मसीहा भाजपा बनना चाहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी आइडियोलॉजिकल वीपी सिंह के विरुद्ध थी, वीपी सिंह जी आइडियोलॉजिकल भाजपा के विरुद्ध थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इस चीज को वो जान करके सामने नहीं ले आना चाहते, महिमा मंडित नहीं करना। वो मानते हैं कि इनमी नंबर 1 यदि कोई भारतीय राजनीति में है तो वो वीपी सिंह है, वीपी सिंह की आइडियोलॉजी है। जहां तक भाजपा का सवाल है जी, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वीपी सिंह की मृत्यु के बाद भाजपा के दफ्तर में जश्न मनाया गया था, मिठाइयां बटी थी। उसका कारण ये था कि दो बार वीपी सिंह ने भाजपा की सरकार को दिल्ली से गिरा दिया। भाजपा की पीड़ा उस बात के लिए है कि हमारी बनती हुई जो ये सरकार 14 में बनी, ये शायद है कि वीपी सिंह यदि न होते तो ये 2004 के पहले बन जाती, या 96 में ही बन गई थी। 13 दिन वाली सरकार बड़े आराम से चलती। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये कसक है कि वीपी सिंह जी के कारण हमको जो सत्ता 96 में मिल जानी चाहिए, वो सत्ता हमको जाकर के 2014 में मिल पाए। तो ये उनकी पीड़ा, इसलिए वो नहीं स्वीकार करती। तकलीफ होती है उन तमाम सारी पिछड़े दलों का, राष्ट्र जो जनता दल के निकले हुए दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे JDU हो, चाहे नवीन पटनायक की हो, चाहे तमाम सारे दल, ये मौन है, ये चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए भाजपा को बल मिला। और फिर ये
जो ये दल टूटे, ये भाजपा के यहाँ गहन हो गए। तो क्यों वो वीपी सिंह का वो नाम नहीं, नाम वीपी सिंह का लेना चाहिए इन दलों। तो जब यही दल नहीं ले रहे हैं तो भाजपा क्यों ले? भाजपा के लिए तो वीपी सिंह एक प्रकार से पॉइजन का काम करते रहे या अफीम का काम करते रहे, तो क्यों नाम ले? अब कांग्रेस की अपनी मजबूरी है। मंडल कमीशन की बात आएगी तो राजीव गांधी 3 गिलास पानी पी के 45 मिनट संसद में मंडल कमीशन के विरुद्ध बोले थे। तो वो जाति जनगणना की बात तो करते हैं, लेकिन मंडल कमीशन की बात नहीं करते। कभी किसी कांग्रेसी के मुंह से आप नहीं सुनेंगे। और एक चीज मैं सौरभ जी बता दूं, इस देश में 3 परिवर्तन हुए। एक गांधी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, देश आजाद हुआ। दूसरा जयप्रकाश जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, लोकतंत्र आजाद हुआ। और तीसरा वीपी सिंह के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, सामाजिक न्याय की स्थापना हुई। तमाम सारी गरीब, दलित, पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। हमको चौथा आंदोलन बता दीजिए या चौथा कोई नेता बता दीजिए जिसने इस देश में आमूलचूल परिवर्तन ले आया हो। सर, एक घटना का हम जिक्र करना चाहेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बीपी सिंह जी और चंद्रशेखर जी के बीच में आपस में राजनीतिक गतिरोध हुआ करता था, लेकिन जहां तक मुझको जानकारी है 2004 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद दोनों के बीच में बहुत अच्छे खासे संबंध हो गए थे और दोनों मिल करके कांग्रेस के लिए मदद कर रहे थे। उस घटना के बारे में थोड़ा सा बताइए। असल पे 1996 के बाद जब बीपी सिंह जी बीमार हो गए, एक प्रकार से सत्ता से वो बाहर हो गए, तो चंद्रशेखर जी को भी लगा राजनीति से दूर हो गए, राजनीति से दूर हो गए। तो उस वैक्यूम को चंद्रशेखर जी फिर से भरने का प्रयास कर रहे थे और वीपी सिंह जी के यहाँ आना जाना। चंद्रशेखर जी में एक बड़ी विशेषता थी, बड़े थे, वीपी सिंह बहुत आदर करते थे, सम्मान करते थे। तो चंद्रशेखर जी बीच बीच में हाल चाल लेने वीपी सिंह के यहाँ चले जाते थे। उससे वीपी सिंह का तो किसी से बैर नहीं था, वो तो किसी भी नेता से, वाजपेयी से भी वो बात करते थे, सिवाय आडवाणी के। जो हमने सुना है, आडवाणी से वो थोड़ा अपने को दूरी बना के रखते थे, बाकी उनका किसी से कोई दुराव नहीं था। उनके यहाँ तो कांग्रेस के नेता भी आते थे, बीजेपी के नेता तो चोरी छिपे आते थे, बाकी पूरा विपक्ष उनके यहाँ था, छोटे छोटे दल के लोग थे। तो 96 में एक घटना है जब देवेगौड़ा की सरकार गिर रही थी और वीपी सिंह जी हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो चंद्रशेखर जी ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें बीबीसी के इंटरव्यू में ही कहा था कि मैं वीपी सिंह से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देवेगौड़ा की सरकार को बचाएं। तो उनसे एक प्रतिप्रश्न हुआ कि आप तो वीपी सिंह को नहीं मानते। तो चंद्रशेखर जी ने बड़े साफागोई से कहा था कि मैं नहीं मानता, लेकिन विश्वनाथ को इस देश के तमाम सारे गैर भाजपा के लोग उनका विश्वास मानते हैं और जो वीपी सिंह कहेंगे वो करेंगे। तो वो छोटे छोटे दल वीपी सिंह के कारण इकट्ठा तो हुए थे, लेकिन चंद्रशेखर जी के मन में डर था कि कहीं वो टूट न जाए, भाजपा उनको तोड़ न दे, लेकिन नहीं हुआ। और चंद्रशेखर जी ने स्वीकार किया कि वीपी सिंह इस देश के तमाम सारे दबे कुचे छोटे अल्पसंख्यकों, तमाम गरीब गुरुआ के नेता, और ये तमाम छोटे छोटे जो दल हैं वो उन्हीं का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाहर भले लड़े पर जब दिल्ली में आ जाते थे तो वो वीपी सिंह के ही दरवाजे जाते थे और वीपी सिंह का ही डायरेक्शन मानते थे, चाहे वो लेफ्ट के लोग हों, चाहे द्रमुक हो, चाहे तेलुगु देशम हो, चाहे छोटे छोटे अन्य दल। तो ये चंद्रशेखर जी बाद में इस चीज को समझा और वीपी सिंह से संबंध बना करके, जैसा आप कह रहे हैं कि 2000 के चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए 2004 का लोकसभा 2004 के चुनाव में इकट्ठा हुए और भाजपा कांग्रेस की सरकार बनवाई। नहीं, कांग्रेस की कहाँ से सरकार बन रही थी? एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, करुणानिधि जी के 29 सांसद जीते थे, 24 जीते थे और वो आए वीपी सिंह के यहाँ। तो वीपी सिंह ने कहा कि भाजपा को नहीं सपोर्ट करना है, तो करुणानिधि ने कहा कि हमने तो वाजपेयी जी से कह दिया है। तो उन्होंने वीपी सिंह ने कहा कि वाजपेयी तो बन नहीं रहे, तो अटल बिहारी वो बनेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी, और आपके तरफ से हम दस्तखत किए देते हैं कि आप संयुक्त मोर्चा या कांग्रेस का जो भी एलायंस पार्टनर होगा उसको सरकार में समर्थन करेंगे। तो और आप जाके FIR कर दीजिए
खंडन कर दीजिए। तो करुणानिधि जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि इस जन्म में तो ये संभव नहीं है कि आपके विरुद्ध मैं कोई काम करूंगा, इसके लिए मुझको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से वीपी सिंह के लोग जुड़े थे। तेलुगु देशम पार्टी में जब डिवीजन हुआ, वीपी सिंह रामाराव को लेकर वहां खड़े हो गए और खड़े हुए। इसके बाद सब विधायक आए, बातचीत हुई, बैठक हुई, रामाराव ने इस्तीफा दिया, फिर नायडू चीफ मिनिस्टर बने। तो ये तो तमाम सारी बातें हुई है। उनका तमाम छोटे छोटे दलों में अपने दल से अधिक विश्वास था, लोग इज्जत करते थे। उसका कारण था कि वीपी सिंह जी विदेह थे, वो कहीं किसी पद के लिए कभी नहीं लड़ा। वो तो जनसंघर्ष पे विश्वास करते थे, जनता को आंदोलित करते रहते थे विभिन्न विषयों में। किसानों के लिए उन्होंने काम किया, दादरी में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। आपको मालूम होगा रामकोला में गोली चली, जिसमें उनको कल्याण सिंह ने गिरफ्तार करा के टॉर्चर किया, करंट भी लगवाया था फतेहगढ़ के जेल में, क्योंकि आप लखनऊ में हैं, ये मालूम होगा। तो भाजपा के लोगों ने तो वीपी सिंह के साथ क्या क्या नहीं किया। और उसी का परिणाम है कि कल आपके एक चैनल में मैं देख रहा था कि सुधांशु त्रिवेदी जो गुंडा है, लफंगा है, उचक्का है, संसद में वो वीपी सिंह के बारे में अपशब्द, मरहूम जो 10 साल 15 साल खत्म हो गए, उसके बाद भी गाली दे रहा था। तो ये वो नहीं दे रहा है, भाजपा के अंदर का चरित्र बोल रहा है, ये स्थिति है। क्या आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जिस तरह की भाषा का प्रयोग पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए कर रहे थे, क्या ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के नेता या उनकी विचारधारा पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों को आगे बढ़ने के लिए खिलाफ है? ये तो किसी से छिपा ही नहीं हुआ है कि बीजेपी टोटली पिछड़ा दलित वर्ग का विरोधी। वो तो वोट के लिए, सिर्फ वोट पाने के लिए ये पिछड़ों की बात करते हैं। बाकी पिछड़े वर्गों के प्रति उनको उतने नफरत है पिछड़े दलित ओबीसी के प्रति जितना मुसलमानों से नफरत है। ये तो ध्रुव सत्य है। इसको कहने न कहने वो बीच बीच में प्रकट भी हो जाता। आपने कल सुधांशु त्रिवेदी का देख लिया, वो सुधांशु त्रिवेदी का अकेले का बयान नहीं है, वो उनके पूरे पार्टी का बयान है कि किसी बड़े नेता के प्रति जिसका इस देश के राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन हो, सामाजिक आंदोलन में ऐतिहासिक महत्व हो, उस व्यक्ति को इस प्रकार से गाली दी जा रही है। वो सुधांशु त्रिवेदी एक प्रतीक है। पूरी भाजपा का जो चरित्र है, चाल है, वो एंटी ओबीसी है, एंटी दलित है, एंटी मुस्लिम है। सर, अभी कुछ दिनों पहले उत्तर भारत से बहुत दूर तमिलनाडु में विश्वनाथ प्रताप सिंह की एक मूर्ति की स्थापित करवाई गई। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। तो अभी तक जहां पर लोग इनका नाम लेने से डरते थे, इनका जिक्र करने से डरते थे, क्या ये कहा जा सकता है कि अब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को भी वह सम्मान प्राप्त होगा जिस सम्मान के वह वास्तविक हकदार थे? देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह को बहुत दिन तक छिपाया नहीं जा सकता। न जिंदा जी उनको छिपाया गया है, न मरने के बाद छिपाया जाएगा, क्योंकि उनका चरित्र ऐसा है कि वो छिपाने लायक नहीं है। कब तक आप छिपाएंगे? सत्य बहुत डरता नहीं, कुछ सत्य पराजित नहीं होता, सिर्फ उसको कुछ दूर तक आप रोक सकते हैं। तो आने वाला समय बहुत दिन तक वीपी सिंह को नहीं छिपाया जाएगा। आप पिछड़ों की राजनीति करेंगे और वीपी सिंह की चर्चा नहीं करेंगे। आप दलितों की बात करेंगे, अम्बेडकर की बात नहीं करेंगे। आप आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे, गांधी का नाम नहीं लेंगे। आप लोकतंत्र बहाली की बात करेंगे, जयप्रकाश जी का नाम नहीं लेंगे। कैसे आप तब कर पाएंगे? आपका वहीं पे अधूरा है। कांग्रेस क्यों पिट रही है? कांग्रेस पिछड़ों की बात तो, जाति जनगणना की बात करती है, लेकिन मंडल की बात नहीं करती। कांग्रेस को मंडल की बात करना पड़ेगा, तब पिछड़े उसके साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस को वीपी सिंह की भी बात करना पड़ेगा, तब उसके साथ पिछड़े जुड़ेंगे। और पिछड़े भर नहीं, क्या हिंदुओं में पिछड़ा है, जो दलितों, मुसलमानों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वीपी सिंह को मसीहा मानता है। वीपी सिंह ने बाबरी मस्जिद की हिफाजत के लिए अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया,
ये सामान्य बात नहीं है, कहने की नहीं है, ये इतिहास जानता है। और एक चीज मैं और बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ वो उन्होंने जो 90 में रथ यात्रा को रोक करके आडवाणी जी दिल्ली आए थे और जो पंचायत में फैसला हुआ था कि इतना में हिंदू मंदिर बनाए, इतना मुसलमान रहे, वही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और दूसरा अलग से क्या कह दिया, लेकिन उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ढिढोरा पीट रही है कि हमने मंदिर बनवा दिया। नहीं तो सुन लीजिए, उसी रात में वो बैठक हुई, सबके दस्तखत हुए, सरकार ने तुरंत अधिग्रहण कर लिया उस जमीन को। आप पत्रकार हैं, आप पता लगा लीजिएगा, चूंकि लखनऊ में है। और जैसे ही आडवाणी जी बाहर निकले तो प्रमोद महाजन ने उनका गला पकड़ लिया कि क्या हम समझौते कराने के लिए तुम्हारा रथ सजाए थे? हम लोगों ने तो वीपी सिंह की सरकार को गिराने के लिए रथ सजाया था, क्योंकि प्रमोद महाजन के माध्यम से अंबानी रूपी पूरा पूंजीपति जो था, जितने पूंजीपति उस समय थे वो सब सक्रिय थे, उन्होंने पैसा फाइनेंस किया था। तब आडवाणी जी बाहर निकले और कहा कि हम नहीं मानते इस समझौते के, जबकि अंदर मीटिंग में करके दस्तखत कराए थे कि जो समझौता भारत सरकार ने किया है उसको हम भी मानते हैं, मुस्लिम धर्मावलंबी ने कहा हम भी मानते हैं। जब आडवाणी ने कहा हम नहीं मानते तो फिर मुस्लिमों के प्रतिनिधि ने कहा हम भी नहीं मानते। तो ये भी घटना हुई थी, वही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया और उसी फैसले को सबने माना। तो ये कहा, ये तो पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी ने इस देश में कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, क्योंकि राम मंदिर हिंदू अस्मिता का सवाल है। तो कानून की बात कानून को कौन तोड़ रहा था? संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा था? भाजपा उड़ा रही थी और शुरू से, और आज भी उड़ा रही है, यह आप मान कर चलिए। पर हाँ सर, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इस सरकार से कोई चैलेंज नहीं स्वीकार किया है। जिस दिन चैलेंज स्वीकार कर लेगा उस दिन लड़ाई दूसरे प्रकार की होगी। अभी तो सिर्फ सत्ता की लड़ाई हो रही है कि आपके जगह पे हम बन जाएं। जब चैलेंज होता है तो ये होता है कि आप नहीं फिर और कोई। तो वो 3 हुए। गांधी इस देश को आजाद कराए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, जयप्रकाश जी लड़े थे प्रधानमंत्री के लिए नहीं, वीपी सिंह भी नहीं लड़े थे प्रधानमंत्री के लिए। अभी तो लड़ाई प्रधानमंत्री के लिए हो रही है। जिस दिन कोई सिर पे कफन बांध के निकल पड़ेगा कि आपको नहीं, निस्वार्थ भाव से, उसी दिन लड़ाई तो हाँ, उसी दिन इस देश में लड़ाई फिर दूसरे प्रकार की शुरू हो जाएगी। यहाँ तो ये स्थिति है कि ईवीएम का विरोध भी करेंगे या ईवीएम से वोटिंग भी करवाने का काम करेंगे। कैसे संभव है दोनों चीजें? पार्लियामेंट में नेहरू को गाली दी जा रही है, नेहरू के पक्ष में बोल कौन रहा है? मनोज झा बोल रहे हैं और आपके संजय सिंह बोल रहे हैं। तो जिस दल के हैं वो उनके वहां मुंह में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, यानी आपकी लड़ाई दूसरा लड़ेगा। तो ये स्थिति है। सर, एक आखिरी बात हम आपसे जानना चाहेंगे। आप 1987 में जन मोर्चा के गठन के दौरान बहुत सक्रिय रहे राजा मांडा के साथ, तो उनके जीवन से जुड़ी कुछ व्यक्तिगत चीजें बताइए जो दर्शकों को ना पता हो, जो इस देश के लोगों को जानना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो उनकी ईमानदारी थी, वो उनके अंदर कूट के भरी थी। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से था कि 10 बार मिलने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला। वो बड़े सहज, सरल, विनम्र थे, पर अपने वसूलों के बड़े पक्के थे। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो भोपाल आए थे और उस समय रेस्ट हाउस में मध्य प्रदेश के चुनिंदा साहित्यकार, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक आए थे। उनसे उनका डिस्कशन चल रहा था। हम 3-4 लोगों को मौका मिल गया अंदर जाने का, और लक्ष्मी नारायण यादव प्रदेश के जनता दल के अध्यक्ष थे, तो वो जाना चाहते थे, एसपीजी उनको रोक रही थी। किसी तरह से लक्ष्मी नारायण जी ने प्रवेश किया और गए, तो वो बड़े नाराज हुए। राय साहब, ये क्या आपने लगा रखा है एसपीजी, ये तो हम ही को नहीं आने देते। तो वीपी सिंह जी ने कहा कि मेरा दोष नहीं है, तो नरसिंहा राव जी का दोष है कि मैं तो न कुछ पद में हूँ, फिर भी ये सब हमारे ऊपर लगाए हुए हैं।
इसके बाद उन्होंने पूछा अपने पीछे एक अधिकारी थे कि कौन है वहां ड्यूटी में। उसने झूठ बोल दिया कि एसपीजी नहीं, लोकल लोग रोक रहे हैं। सौरभ जी वीपी सिंह जी का बड़े सहज भाव में थे, लेकिन ये कहना कि एसपीजी नहीं लोकल रोक रही है, इतना नाराज हुए, इतना मैंने उनको गुस्सा होते हुए देखा, लगा कि ये कुर्सी उर्सी सब फेंक देंगे और कहा कि देखते हैं कौन हमको, चलिए हम बाहर बैठते। और फिर लेकर के वो बाहर बरामदे में लान था, वहां बैठ गए कि कौन देखते हैं हमको मारता है, ये नरसिंहा राव ने लगा रखा है मेरी हिफाजत के लिए, जबकि ये हमारे ही लोगों को हमसे दूर रखते हैं। तो एक उसूल के बड़े पक्के थे, जो उन्होंने कहा वो किया। दो मुही राजनीति उन्होंने कभी नहीं की, कहते कुछ। दूसरी चीज, एक बार मैं बैठा था, उनके कुछ लोग आए कि पुलिस ने हमारे खिलाफ मुकदमा लगा दिया है, तो उन्होंने कहा जमानत करवाइए। बोला जमानत आप किसी को कहिए। तो वीपी सिंह जी ने कहा कि जमानतदार तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे आप। जब आपके पास एक दो लोग भी नहीं तो कैसे लड़ाई, कब तक हम लड़ेंगे। यानी वो जो लोग उनके पास थे, उनके अंदर वो इतनी ताकत देने का काम करते थे कि ये स्वयं खड़े हो जाएं। वो एक सीमा तक किसी की मदद करने के लिए तैयार थे। और गरीबों के तो इतने बड़े पक्षधर थे। एक उनका कार्यकर्ता था, उसका नाती मुस्लिम था बांदा का, उनका नाती बीमार हुआ, उनको एडमिट कराया वो पंथ हॉस्पिटल। गरीब आदमी था, उसका कोई नहीं था, लेकिन दूसरे दिन वीपी सिंह जी पंथ हॉस्पिटल पहुंच गए और उनका पहुंचना कि पूरे हॉस्पिटल की चेंज हो गया सोच। तो वो तो गरीबों के प्रति इतना दया भाव था कि दूसरे नेताओं में वो नहीं देखने को मिलता। जबकि अब तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे, जानने के बाद उन्होंने कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। पर 2008 अपने मृत्यु पर्यंत तक जबकि डायलिसिस उनकी होती थी, उनके यहाँ गरीबों का जमावड़ा लगता, फटे हाल, गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन करके 3 बजे के बाद उनके 3 मोटी लेन बंगले में भीड़ लग जाती थी। ये था वीपी सिंह का चरित्र। तो साथियों, ये धीरेश सिंह जी मध्य प्रदेश रीवा से जुड़े हुए थे, जो 1987 में जनमोर्चा के गठन के दौरान उनके साथ रहे, छात्र राजनीति में साथ रहे और उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां दी जो आप लोगों को नहीं पता थी। आपसे हम एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे सर, क्योंकि इस बार बातें पूरी नहीं हो पाई हैं, चूंकि समय का अभाव है, इसलिए हम लोग इसको यहीं पर रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।